हाँ जी, आज का लेसन है लेसन नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल के अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडल या प्लेट कहते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्जनिक बल। एंडोजेनिक क्या कहते हैं? एंडोजेनिक यानी कि जो काम पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? जो बल घटित होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्जनिक यानी एंडोजेनिक। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक कहते हैं। कि पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार से होती है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित। अंतर्जनित में आकस्मिक बल, पलवीरोपण बल जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और परिवलुपरण में पर्वत निर्माणकारी बल। उसके बाद बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक, अपरदन और निरपेक्षण, नदी बहना, जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। ज्वालामुखी की भू पर खुला एक ऐसा क्षेत्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं इसमें अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक सडन फोर्सेस होगी, डिसेंट्री फोर्सेस होगी। सडन में होगी अर्थक्वेक भूकंप हो गया, वोल्केनो, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड, भूमि अपर्दन। उसके बाद डिसर्फिक फोर्सेस, बिल्डिंग, माउंटेन्स। और एक्सोजेनिक में इरोजन एंड डिपोजिशन, रिवर, वाइंड्स, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, एंडोजेनिक, एंडो प्लस जेनिक की कैसे बना? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडो क्या है? एंडो इनसाइड हो गया, एक्सोजेनिक आउटसाइड हो गया। जेनिक मतलब ओरिजिन, उसका ओरिजिन हो रहा है, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। आगे भू पर्वत के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, क्या होता है? कंपन यानी कि वाइब्रेशन होती है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू स्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तरंगे, आगे तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंगे अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तथा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तथा पृष्ठीय तरंगे। 3 तरंगे होंगी, पी एस एंड एल। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अनुप्रस्थ होगी और एल तरंगे होगी पृष्ठीय तरंगे। इसके बाद भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जैसे क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप लेखी की तीव्र रिएक्टर स्केल पर तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? कि यंत्र होता है जिससे हम भूकंप को माप सकते हैं कि कैसे भूकंप कितनी तीव्रता से आ रहा है। तीव्रता के लिए हमें रिएक्टर स्केल का यूज़ करना पड़ता है। रिएक्टर स्केल की तीव्रता के लिए हमें प्रभावी देखना पड़ता है कि अगर 2 पे है तो प्रभावी 9 के बराबर होता है। अगर वही तीव्रता, उसकी तेज गति 5 पे है तो वस्तुओं की गिरने से छतें हिल जाती हैं, वस्तुएं गिर जाती हैं। 6 पे है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 7 पे तो 7 पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। जैसे भूदृश्य, भू यानी धरती, दृश्य पर जैसे कौन क्या क्या होगी? जल, पवन, हिम। जल मतलब पानी, पवन हवा, हिम मतलब हिमालय में जो भी घटक द्वारा होने वाले क्षय को, मतलब जो भी वो काम होता है उसमें अपर्दन होता है, उसे भूमि अपर्दन कहते हैं। जैसे उसके बाद वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देता है। उसके बाद नदी के कारण, जब नदी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात यानी झरना बनाती है, वाटरफॉल। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बनाती है। उस मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं? मेंडर्स। मेंडर क्या होते हैं? जो मोड़दार मार्ग बनाती है। जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नदी बहने लगती है। बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? मेंडर्स कहते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और साथ के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं तथा एक अलग झील बनाते हैं। ये नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। उत्तरी मतलब जो बाहर की तरफ निकले होते हैं उसे तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धारा में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों का अवसादों के संग्रह से डेल्टा का, मुहाने जो मतलब उसके जो मुंह से निकल आते हैं आगे काम करती है वो क्या बन जाते हैं? डेल्टा बन जाते हैं। आगे समुद्री तरंग। समुद्री तरंग के क्या कार्य होते हैं? समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने पर इनमें केवल छत ही बनती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती है। जब लगातार छत को तोड़ देता है वो क्या होता है? अपरदन हो जाता है और दीवारें बच जाती हैं साइडों में, उसे क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग अर्धवाधार उठे हुए ऊंचे शैलीय तट को समुद्र भृगु किस कहते हैं? जो ऊंचे उठे हुए
शैल होते हैं। शैल तट समुद्री तल के ऊपर लगभग अर्ध उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद तथा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। आगे हिमनदी। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलार्मी मिट्टी तथा पत्थरों के अपेक्षित कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का क्षेत्र निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैल, रेतम, तलहट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये हिमनद क्या है? हिमोड़ का। हिमोड़ का निर्माण कौन करता है? हिमनद करता है। उसके बाद पवन। पवन की क्या कार्य होते हैं? रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निपेक्षण का प्रमुख कार्य है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल होते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के आपसी भाग को अपेक्षा निचले भाग के आधार संकीर्ण एवं शिथिल विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इन्हें बालू टीला कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षिप्त रहते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। लोएस किसे कहते हैं? जब ये विस्तृत क्षेत्र में जाकर मिल जाते हैं। और चीन में विशाल लोएस कहाँ है? निदोक पाए जाते हैं। विशाल चीन में पाए जाते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा, हम दोबारा से एक बार इसको रिवीजन के लिए लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? जो स्थल मंडल होते हैं, स्थल मंडल में क्या बनता है? स्थल मंडिया प्लेट बनती हैं, अलग अलग विभाजित होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडिया प्लेट बोलते हैं। इसके अंदर दो तरीके, पृथ्वी के अंदर दो तरीके की गतियाँ होती हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक यानी कि आंतरिक भाग में जो गति होती है, और एक्सोजेनिक जो बाहरी भाग में होती है उसे भरजेनिक। एंडोजेनिक में क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और क्या होता है? दो तरह से होते हैं, आकस्मिक और पल विरूपण। आकस्मिक में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। पल विरूपण में पर्वत निर्माणकारी बल हो गया। भारी जनिक में भूमिरोजन होता है, और निक्षेपण यानी अपर्दन और निरपेक्षण यानी नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगों के कारण और हिमनद के कारण होता है। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी एक भूपटि पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे अचानक पिघले हुए पदार्थ बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एंडो और एक्सो बना कैसे? एंडो और एक्सो, एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, यानी जेनिक शब्द से लिया गया। जेनिक यानी ओरिजिन हुआ इसका। इन दोनों को मिलाकर ही एक्सो और एंडोजेनिक बन जाता है। उसके बाद जहाँ से भूरपट्टी के नीचे क्या है? कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उस स्थान को हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर तरंगे होती है। तरंगे तीन प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग अनुदैर्ध्य, एस तरंग अनुप्रस्थ और एल तरंग पृष्ठीय तरंग। भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ, यानी भूकंप लेखी। और उसको चेक करते हैं, उसकी तीव्रता चेक करते हैं रिक्टर स्केल से। 2, 5, 6, 7 में 2 मतलब ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, 5 क्या है? प्रभावी होता है। 6 बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, और 7 सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद इरोजन। इरोजन क्या होता है? जब भूदृश्य पर क्या होता है? जल, पवन और हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु जल अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम निक्षेपित बोलते हैं। उसके बाद नदी क्या करती है? नदी एक नदी जो बहती है ऊपर से आती है, खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। तो खड़ी ढाल वाली घाटी होती है उसे क्या कहते हैं? वाटरफॉल होता है, तो उसे क्या? जलप्रपात कहते हैं। उसके बाद मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद तटबंध पर आती आती झील बनाती है। नदी के उचित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। और एक डेल्टा। डेल्टा का निर्माण सभी मोहनों के अवसादों के संग्रह से होता है। उसके बाद समुद्री तरंग। समुद्री तरंग क्या है? जिससे दरार विकसित होती है, इनका समुद्री गुफा भी कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने पर इनमें केवल क्षति बनती है, जैसे तटीय मेहराब बनते हैं। उसके बाद क्या कहता है? ये आकृतियों को स्टैक, दीवार जैसी जो आकृतियाँ बन जाती हैं उन्हें स्टैक कहते हैं। स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल, ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे हुए शैल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर शैल। ऊर्ध्वाधर शैल को क्या बोलते हैं? समुद्र भृगु कहते हैं। ऊर्ध्वाधर शैलों को समुद्र भृगु कहा जाता है, जो कि समुद्र पुलिन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हिमनद के कार्य। हिमनद ऊपर से जो नदियाँ, हिमानी बर्फ की नदियाँ बहती हैं, कठोर चट्टानों से मिट्टी परतों को अपक्षित कर देती हैं और बाद में जल भर जाता है और ये सुंदर झील में बन जाती हैं। उसके बाद इसमें हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। उसके पवन। पवन क्या करती है? पवन शैल के ऊपरी भाग को निचले भाग के आधार पर संकीर्ण शीर्ष विकसित होता है। इसे लोयास भी कहा जाता है। लोयास कहाँ पे है? ज़्यादातर चीन में है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।